तो हेलो फ्रेंड एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर जो कि है आपका अपना सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। मतलब कि क्या अलग अलग सोर्सेस हैं जिससे हम एग्रीकल्चर लोन या कह सकते हो फाइनेंस हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स आज मैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इसके बाद मैं फ्रेंड नेक्स्ट आपको कमर्शियल बैंक के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उसके टाइप्स और सब टाइप्स के बारे में भी। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अपना कॉपी पेन लेके। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर आपने इसे प्रीवियस का वीडियो जिस लेक्चर में मैंने आपको 3 R's एंड 5 C's जो कि क्रेडिट एनालिसिस के टाइप्स थे जो मैंने बताए थे आपको, अगर आपने उसका लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तुरंत जाके विजिट कीजिए और साथ ही साथ उसको ज़रूर देखिए, या लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, पहला इंस्टीट्यूशनल एंड दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस के पहला इंस्टीट्यूशनल सोर्स में फ्रेंड्स वो सोर्सेज होते हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या किसी पर्टिकुलरली बैंक से मिलते हैं लोन किसी फार्मर को, तो उसको इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहते हैं। ओके, अब वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक हो सकती है, वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, वो आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, आपका वो कमर्शियल बैंक हो सकता है, आपका रूरल डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, आपका फाइनेंस कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो। ठीक है, ये शॉर्ट एंड क्लियर है। नॉन इंस्टीट्यूशनल भी वैसा ही फ्रेंड, जस्ट उसके अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई इंडिविजुअल जैसे आपका फ्रेंड, आपका लैंड ओनर, आपका ट्रेडर, आपका विलेज मनी लेंडर यानी कि ज़मींदार, कोई भी आपको अगर लोन देता है या उससे आप लोन लेते हो या फार्मर को मिलता है, तो उसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कहेंगे, जरिया जिससे उसको पैसा मिलते हैं या वो लोन लेता है। ठीक है, डिफिनेशन मैंने पढ़ने वाला क्योंकि एक शॉर्ट लाइन में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। डिफिनेशन में अगर आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपको बाद में समझा सकूँ, कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपना कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक पहले तो मैं फ्रेंड इसमें हिस्ट्री बताने वाला हूँ आपको अच्छी तरह से। हिस्ट्री बताने के बाद उसके बाद इसके टाइप्स और सब टाइप्स बताऊँगा जैसे मैंने प्रीवियस भी बताया था। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इसका हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो कमर्शियल बैंक है वो इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे जैसे कोई भी बैंक का इस्टेब्लिशमेंट जब पहली बार होता है, उसका जो मेन ब्रांच होता है वहाँ पे पहले इस्टेब्लिशमेंट होता है कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक का, फिर धीरे धीरे उसके उस सिटीज़ में ब्रांच बढ़ते हैं, फिर उस स्टेट में होते हैं, फिर दूसरे स्टेट में जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे उसका बढ़ता है। वैसे ही कमर्शियल बैंक का भी था स्टार्टअप कुछ ऐसे ही। कमर्शियल बैंक क्या किए थे, पहले रूरल क्रेडिट जो है यानी कि जो लोन देने का ज़रिया है उसका एक माध्यम बने, यानी कि उन्होंने एक ब्रांच स्टैब्लिश किया रूरल एरियाज़ में ताकि वो लोन प्रोवाइड कर सके ईजिली फार्मर्स को। ठीक है, स्टार्टिंग डेज में फ्रेंड्स 1969 में, डेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका एग्जाम शीट में, डेट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फ्रेंड्स 1969 में ये स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ कमर्शियल बैंक जो है उस समय में रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते थे लेकिन बहुत कम प्रोवाइड कर पाते थे, मार्जिन एवरेज, क्योंकि उस समय उनका जस्ट स्टार्ट ही हुआ था तो उनके पास इतना फंड्स नहीं था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या फार्मर्स को फंड प्रोवाइड कर सके, लोन प्रोवाइड कर सके। सेकेंड पॉइंट, ये जो फ्रेंड्स आपका ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी है जो कि 1969 में इस्टेब्लिश की गई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था बहुत सारे डिफरेंट एजेंसीज को उन्होंने अप्रोच किया था, मतलब कि उनके पास गए थे वो। ठीक है, जो कि रूरल एरिया में इस्टेब्लिश हैं। ठीक है, और उनको स्पेशली कहा था कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से लोन लेने आए उसको पहले आप प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे सेक्टर्स को दें, लेकिन पहले अगर कोई भी फार्मर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एग्रीकल्चर फार्मर से रिलेटेड है अगर वो लोन मांगने आता है तो पहले आप उसको देंगे। AIRCRC का ये रिकमेंडेशन था। से थर्ड पॉइंट ये फ्रेंड्स, इट सजेस्टेड द इंक्रीज रोल ऑफ द CBs, यहाँ CBs का मतलब कमर्शियल बैंक है आपका जैसा आप जान रहे हैं, इन प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो सीधी सी बात है, इनका रोल यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड कर सकें ताकि एक तरह से प्रोडक्शन बढ़ सके फार्मर्स का। ठीक है, दोज डेज में। फर्दर अंडर द सोशल कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन 1969, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर ले, एंड subsequently the nationalization of 14 major CBs in 1969
followed by another 6 bank in 1980. CBs have been given a special responsibility to set up their branches for agriculture and allied activity in the country. इनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिया गया है सीबीएस को कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर्स को या उससे रिलेटेड सेक्टर्स में ही लोन प्रोवाइड करे और इंडिया को प्रोडक्टिविटी में आगे ले जाए। ठीक है, सिर्फ सीबीज ने नहीं, और भी अदर मेजर बैंक्स ने अपना सहयोग दिया था। ठीक है, 6 बैंक्स में 1980s में। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द मेजर एक्सपेंशन ऑफ रूरल ब्रांचेस टुक प्लेस एंड सीबीज इंट्रोड्यूस लीड बैंक स्कीम administered by RBI since 1969 and function is to coordinate the effort of all the banks in particular area and district credit plan for rural areas। तो देखिए फ्रेंड, इसमें साफ साफ ये बताया गया है ना कि सीबीज ने एक नया स्कीम लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं लीड बैंक स्कीम। ठीक है, जो कि जनरली एडमिनिस्ट्रेट यानी कि देख रेख में रहता था आरबीआई के, रूरल बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, 1960 से अभी भी है। और उनका यही फंक्शन था कि जो भी बैंक्स पर्टिकुलर एरिया में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सिर्फ उसी में लोन प्रोवाइड करें और अपना पूरा एफर्ट्स लगाए उनको लोन देने में। ठीक है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट हो या रूरल एरिया में क्रेडिट हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है फ्रेंड्स कि इस स्कीम के अंडर जो आपका लीडर बैंक स्कीम था, जो आपका 80%, जैसे मान लीजिए कि बैंक में फंड है आपका 1 करोड़, तो उसका जो 18% होगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को ही दिया जाए और किसी और सेक्टर में ना दिया जाए। ठीक है, मान सकते हो 40 पर एग्रीकल्चर सेक्टर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यही मैंने मेंशन किया है कि जो 40% सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाए। ठीक है, जिसमें आपके पुअर पीपल ऑफ फॉर हाउसिंग आते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेज आ सकते हैं, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर आ सकते हैं, आपके उससे रिलेटेड एलाइड सेक्टर आ सकते हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज आ सकते हैं, मतलब जो इंटरप्रेन्योर अभी स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको लोन दिया जाए 40%। ओके, उनके लिए रिजर्व रहता था बैंक में, कॉमर्शियल बैंक का ऐसा कहना है। अब आते हैं फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक में। तो 2 तरह के होते हैं, शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ओके, शेड्यूल बैंक के बारे में पहले बता दूं फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, वो सारे के सारे बैंक जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आते हैं। ठीक है, या कह सकते हो कि जब ये संविधान बना था उस समय तक जितने भी बैंक बन चुके थे वो इसके अंडर आते हैं। ठीक, तो जितने भी बैंक इस एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे शेड्यूल बैंक हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस जो शेड्यूल बैंक है इनके 2 बेसिक कंडीशंस थे। ठीक है, इस बैंक के, इस शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के, जो कि थे, पहला, द पेड अप कैपिटल, यानी कि अमाउंट ऑफ मनी अ बैंक हैज़ रिसीव फ्रॉम स्टेक होल्डर, मतलब कि जो भी स्टेक होल्डर से वो पैसा ले रहा है, ठीक है, वो कम से कम 5 करोड़ या उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बैंक के कैसे काम करता है मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, साल में या फिर कुछ महीनों के लिए उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है। अब वो 1 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है, 3 करोड़ हो सकता है। ठीक है, मंथ के आखिरी तक उसने उस 1 करोड़ का क्या किया, वो उसका पूरा हिसाब किताब उसको देना पड़ता है। उसने लोन दिया, उसने अपने पास रखा, क्या उसने किसी और चीज़ में इन्वेस्ट किया, वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल्स है उसको सब मेंशन करना पड़ता है। तो पर अब कैपिटा वही है जो उसको अमाउंट मिलता है। यहाँ कहने का मतलब है, पहला पॉइंट ये रखा गया शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक द्वारा कि उनको कम से कम 5 करोड़ या उनसे ज़्यादा अमाउंट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बैंक में डिपॉजिट के तौर पे, समझ रहे हो ना मेरा बात, ताकि कोई भी लोन लेना आए या फिर अदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो तो बैंक इजीली उसको नेगोशिएट कर पाए उस काम से। सेकेंड पॉइंट ये है फ्रेंड, द बैंक शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कि जो भी वो डिपॉजिट ले रहा है, ठीक है, पैसा वो ले रहा है, उसमें वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखे। अब ऑब्वियस सा बात है ना, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो, अगर आप उसको ब्याज पे नहीं लगाओगे, यानी कि उसका कुछ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, तो आप उसको पैसा क्यों दोगे?
अगर मान लो आपने 10 रुपया ही दिया किसी को और बदले में आपको 10 रुपया 20 रुपया वापस नहीं मिल रहा है, तो आप उसको पैसा क्यों दोगे? तो यही कहने का मतलब था शेड्यूल बैंक का कि वो कुछ ना कुछ जो फंड लोन दे रही है फार्मर को उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाए। ठीक है, ये उस समय डिसाइड हो गया था। कब? 1934 से। ओके, जब वो एक्ट आया था। अब देखिए फ्रेंड्स, कैटेगराइज किए गए हैं शेड्यूल बैंक को, जैसे इसके सब टाइप्स है। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद है फॉरेन बैंक। देखिए, पब्लिक सेक्टर उनको कहते हैं ना वो बैंक जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ स्टेक हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी का कह सकते हो आप हिस्सा हो, स्टेक होल्डर हो, हिस्सेदारी हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी में गवर्नमेंट का, तो उसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। जैसे कि एसबीआई हो गया आपका, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्राइवेट पब्लिक समझ में आ गया, चलिए प्राइवेट पे चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं कि जिनके पास ज़्यादा से वो लोग जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हो। अब वो लोग कौन होंगे? वो लोग यहाँ पे प्राइवेट लोग होंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप कह सकते हो, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी होगा उस कंपनी में, उसको हम प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया आईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक जो इंटरनेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं आपका फॉरेन बैंक पे। ठीक है, फॉरेन बैंक वो बैंक होता है ना फ्रेंड, जिसने इंडिया में रजिस्टर तो किया है, उसका ब्रांच तो यहाँ पे है। जैसे आपका एग्जांपल है सिटी बैंक, स्टैंडर्ड कैटर बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो लिमिटेड। ये सब बैंक यहाँ पे रजिस्टर्ड तो हैं, ठीक है, लेकिन इनका मेन ऑफिस जो है ना वो आउट ऑफ द इंडिया है। ठीक है, इसलिए इनको फॉरेन बैंक कहते हैं। आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन मतलब ये होता है कि आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर उनका बैंक मेन ब्रांच है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं नॉन शेड्यूल बैंक पे। तो नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो इस एक्ट यानी कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर नहीं आते हैं, इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, उनको हम नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है, आप नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लैब यानी कि लोकल एरिया बैंक के नाम से भी जानते होगे या कहते हैं उसको। ठीक है, कुछ लोकल एरिया बैंक जो हैं उनका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, या नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एग्जांपल बता देता हूँ। पहला आपका कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। थर्ड, कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। एंड लास्ट, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर। तो फ्रेंड्स, ये सब एग्जांपल्स थे और आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो डिफिनीशन में या फिर नोट्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देने के लिए, विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए सिया टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सिया।